गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, एम्पेरिकल फार्मूला। क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला? देखिए, आप लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में सुना होगा, है ना? जानते भी है सर मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है सर, ये एम्पेरिकल फार्मूला हमने पहली बार सुना है, इसका मीनिंग क्या है? तो सुने, सबसे पहले मीनिंग सुने इसका कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट whole number ratio of constituent atoms in a compound बहुत आसान चीज है, चिंता नहीं करनी। इन अ कंपाउंड, सुनो क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला कि कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास है। मॉलिक्यूलर फार्मूला समझते हो ना, जो ये बताता है कि कितने एटम किस एलिमेंट के प्रेजेंट हैं किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में। सुने ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो। जो एटम उसमें प्रेजेंट है उनको उनके सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो। जो फार्मूला आएगा उसको हम क्या कहेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला। बहुत आसान है, सुनो। जैसे मैं बात करूं C4H10 की, क्या नाम है इसका, पढ़ा है आपने? ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। अब यहां पर आपको पता है कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सही बात है। अब मैंने इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश की। हो जाएगा क्या सर? 2:5 ये आ जाएगा, यानी कि सर फार्मूला आ जाएगा C2H5। ये एक्चुअली में ब्यूटेन का एम्पेरिकल फार्मूला है। क्या है? ब्यूटेन का एम्पेरिकल फार्मूला। शायद बहुत आसान चीज है। देखो क्या लिखा है मैंने कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन अ कंपाउंड। क्लियर हो रही है बात मेरी कि कोई कंपाउंड मेरे पास है, उसमें जो एटम प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है उसके, उसका उन सब का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या कहलाएगा? एम्पेरिकल फार्मूला। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, C6H12O6। अब यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका रेशियो क्या है? 6:12:6। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये बताता है कि एक्चुअली में किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर हो रही है बात मेरी? एम्पेरिकल फार्मूला हमें उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है। क्लियर हुई बात मेरी? आर यू गेटिंग दिस? मैं क्या कह रहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट है। ये उन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का होल नंबर रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्लियर बात मेरी? अच्छा सुनो यहाँ पे, तो ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या C6H12O6 हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला में रेशियो निकाला, क्या आया? 6:12:6। अब मैंने इसको सिंपल किया तो ये आ जाएगा 1:2:1। क्लियर हो रही है बात मेरी? तब फार्मूला क्या बनेगा ग्लूकोज का? C1H2O1। हाँ है ना? या CH2O1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये लिख सकते हैं। ये क्या है? ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला। ये क्या है? ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर हो रही है कुछ बात? ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला किन्हीं कंपाउंड के, किन्हीं क्या बहुत सारे कंपाउंड के सेम भी हो सकते हैं। तो सर पढ़ क्यों रहे हैं इसको? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी आगे देखेंगे। अभी जैसे मैं बात करूं, देखो एक कंपाउंड बताता हूं तुम्हें, CH3COOH। ये कंपाउंड है मेरे पास। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 2:4:2। किसमें? मॉलिक्यूलर फार्मूला में। मैंने इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बदला, 1:2:1। क्या आया फार्मूला? CH2O। हाँ या ना? देखो दोनों का सेम आया। क्लियर हो रही बात है? एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। अब इसका यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं, आगे पता लगेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। इतना क्लियर हुआ होगा? ठीक है, वापस से एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स इन अ कंपाउंड। क्लियर? अच्छा आगे सुनो, आगे एक और टर्म पढ़ते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला समझ आया होगा, होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दिमाग में बैठा ना अच्छे से। सेकंड चीज है परसेंटेज कंपोजिशन। सेकंड चीज क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? सुनेंगे ध्यान से कि किसी कंपाउंड में कोई एटम कितने मास परसेंटेज में है।
मास बाय परसेंटेज में या वेट बाय परसेंटेज में। मतलब क्या है, सुनो सुनो, जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है H2O, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का मास मुझे निकालने को कहे, है ना, हाइड्रोजन का परसेंटेज मुझे निकालने को कहे, तो आप कैसे निकालोगे? यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है सर, 2 ग्राम, 2 है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास, ऐसे ही निकालते हो ना परसेंटेज 18, और परसेंटेज निकाल दो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगी वाटर के अंदर? यही होगी ना। और किसके रेफरेंस में परसेंटेज, किसकी परसेंटेज? बाय मास, मास के रेफरेंस में निकालिए। अरे इसका भी मास लिया हाइड्रोजन का, नीचे भी टोटल मास लिया, तो मास परसेंटेज निकल के आएगी। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कि किसी एटम की या एलिमेंट की किसी कंपाउंड में मास बाय परसेंटेज, किसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर हुई बात मेरी? जैसे यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा। अब मुझसे कहा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो वाटर में, तो कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का मास कितना, 16, टोटल मास कितना, 18, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, कितना आ जाएगा? 89 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते थे आप इसको कि 100 में से माइनस कर देते। क्लियर बात इतनी? जैसे एक और एग्जांपल देखो, मुझसे कहा कि आपके पास है CH3COOH, परसेंटेज निकालें कार्बन का, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो निकाल सकते हो आराम से, मेरे हिसाब से आराम से निकाल सकते हो। कैसे? टोटल कार्बन का मास कितना है यहाँ पे, 12 प्लस 12 कितना, 24, डिवाइडेड बाय इसका टोटल मास कितना होता है एसिटिक एसिड का, 60, कर लेते हैं एक बार, 12, 24 और 32, 24, 32 और यहाँ क्या आया 4, 6 और 10 का 0, 2, 3, 5 और 1, 6, 60 आएगा। तो टोटल मास कितना, 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये किसका परसेंटेज आया, कार्बन का, इस कंपाउंड में, ठीक है। अच्छा, मुझसे कहा कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो इन एसिटिक एसिड, तो निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का मास 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास इनटू 100, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आ गया। मुझसे कहा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालो, तो वो भी निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा, 4 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो क्लियर होती है बात क्लियर? ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन मास बाय परसेंटेज होता है किसी एटम का किसी कंपाउंड के अंदर। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है। और ये आप इंपेरिकल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो परसेंटेज कंपोजिशन, चाहे आप इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालो चाहे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालो, सेम आएगा। अरे सेम ही तो आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो होता है। चलो देखते हैं, इसको करके देखते हैं, है ना। ये परसेंटेज आया टोटल, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। 12 दूनी 24, 12 दूनी 60, है ना, 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 20। कितना परसेंट है कार्बन? 40% आया ना, बाय मास परसेंटेज। अच्छा, इसको देखते हैं, कट रहा है 2 से 16, 30, 8, 15 और 3, और ये कितना आ जाएगा 20, है ना। और फिर कटेगा 160 बटे 3, 3 पंजे 15, 1 3 दिया 9, 53 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका देखो 0 से गई 0, 3 सॉरी 2 3 और 20 बटे 3, 20/3, ये कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। 6 पॉइंट समथिंग, 18 6 पॉइंट समथिंग। अब सुनो, देखो 40 53 6 पॉइंट समथिंग, 53 पॉइंट समथिंग, टोटल 100% आया। ठीक है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आया कार्बन का, ऑक्सीजन का और किसका, हाइड्रोजन का। अच्छा, इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? CH3COOH का। सर इसका इंपेरिकल फार्मूला अभी निकाला था हमने, CH2O। अब इसमें से परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। इंपेरिकल फार्मूला लेके परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। तो मैंने कहा परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द कार्बन कितना 12 अपॉन में टोटल मास कितना, इंपेरिकल फार्मूला का मास देखो जरा यहाँ से, 12 + 2 + 16 कितना आया, 16 + 2 18 + 12 ये आ गया 30। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज ऑफ कार्बन हो गया। सॉल्व कर लो, 3 × 12 कितना आया 40%। इंपेरिकल फार्मूला से निकाला तो भी 40%, मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकाला तो भी 40%। यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो एक्चुअली में क्या बताएगा आपको कि कितना मास बाय परसेंटेज है।
ठीक है। और वो खास बात ये है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकालो सेम है। क्लियर हो गई ये बात मेरी? ठीक है। अब सर हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको? ये तो बहुत आसान सी बात है ना, ये पेपर में तो नहीं पूछी जाएगी, है ना। सुनो ना, देखो हमसे कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं पूछता, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला देके परसेंटेज कंपोजिशन नहीं पूछता। एक्चुअली हमसे उल्टा काम करवाता है। उल्टा काम मतलब हमें परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा, सही है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा, हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब देखो यहां हमने सीखा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, एम्पिरिकल फॉर्मूला से परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, दोनों चीजें आ गई हमको। पर ऐसा करवाता नहीं है, वो करवाता क्या है, वो उल्टा करवाता है कि वो परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा और क्या पूछ लेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब यहां मैंने एसिटिक एसिड की बात की, अब इसका अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाए कि भैया एक कंपाउंड है, उसमें 40% तो कार्बन है, 53 पॉइंट समथिंग परसेंट ऑक्सीजन है, 6 पॉइंट समथिंग परसेंट हाइड्रोजन है, बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो यहां तो मैं बता दूंगा क्योंकि ये डेटा मेरे पास है, समझ रहे हो। लेकिन बिलियंस कंपाउंड्स हैं, किस का परसेंटेज याद रखोगे? नहीं रख सकते ना। तो परसेंटेज देके अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया जाए, कह दे कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, उस कंपाउंड में इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना परसेंट ये है, अब बताओ उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो समस्या वाली बात आ जाती है क्योंकि इतना परसेंटेज का डेटा हम याद नहीं रख सकते। तो उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे हम आज की क्लास में। मेनली एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जिससे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी और एक बहुत आसान सा कांसेप्ट है, समझ में भी आ जाएगा। आप सुनेंगे, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कि कैसे परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे इन अ कंपाउंड परसेंटेज composition of carbon is 37.5%। ठीक है, कह रहा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन या ऑफ ऑक्सीजन इज 50%। और कह रहा है कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज 12.5%। ठीक है, इफ क्या कहना है फिर आपसे, इफ मॉलिक्यूलर वेट दिया है ऑफ कंपाउंड इज 64 ग्राम पर मोल, then find molecular formula of compound। अब ये क्वेश्चन मेरे को दे दिया, अब यहां चक्कर पड़ जाएगा। अब बता सकते हो क्या कि कौन सा है वो कंपाउंड? नहीं बता सकते ना, है ना। परसेंटेज कंपोजिशन से कंपाउंड थोड़ी बता सकते हैं, है ना। तो यहां पर सबसे पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन से निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक बार आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद आपके पास मोलर मास होगा, उस मोलर मास से आप क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। करते हैं, सुनो क्या कहा मैंने। सबसे पहले तो आप परसेंटेज कंपोजिशन एक टेबल के थ्रू करते हैं, सॉल्यूशन देखने इसका। कौन कौन से आइटम्स है मेरे पास? सर मेरे पास कार्बन है ना, मेरे पास ऑक्सीजन है और मेरे पास हाइड्रोजन है, 3 तरह के आइटम। इनका परसेंटेज क्या क्या है? कार्बन का है 37.5, ऑक्सीजन का है 50 और हाइड्रोजन का है 12.5। अच्छा, ये परसेंटेज कौन सा परसेंटेज होता है? अभी बताया था मैंने, परसेंटेज कंपोजिशन में कौन सा परसेंटेज लेते हैं? मास बाय परसेंटेज। सही बात है, यानी इसका मतलब क्या है, देखो सुनना ध्यान से। कार्बन 37.5% है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंपाउंड 100 ग्राम होता, तो कार्बन कितना होता उसमें? 37.5। कार्बन कितना होता है उसमें? 37.5। क्लियर हो गई बात मेरी? अगर ये कंपाउंड 100 ग्राम होता तो ऑक्सीजन कितना होता उसमें? 50 ग्राम। अगर ये कंपाउंड 100 ग्राम होता तो हाइड्रोजन कितना होता उसमें? 12.5 ग्राम। ये तो समझ में आता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा H2, लिखा मैंने, ये 2 और 1, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। अब क्या पढ़ते हो इनको? आप इनको एटम्स या मॉलिक्यूल्स या मोल्स पढ़ सकते हो ना,
पढ़ सकते हो ना। मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि H2O में एक मोल या एक आई एम सॉरी H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि H2O के बनने में 2 एटम हाइड्रोजन के लगेंगे, एक एटम ऑक्सीजन का लगेगा। फिर हमने कहा इसी को आगे बढ़ाते हुए ध्यान से सुनना, 2 एटम इसकी और एक एटम इसका, ठीक है, तब क्या बनेगा? H2O का एक मॉलिक्यूल। क्लियर है बात मेरी? मेरे को अगर H2O का एक मोल मॉलिक्यूल बनाना है, H2O के एक मोल मॉलिक्यूल बनाना है, तो इसको क्या कहूंगा मैं कि 2 मोल मेरे को किसके लगेंगे? हाइड्रोजन के, और 1 मोल किसका लगेगा? ऑक्सीजन का। क्लियर हो गई बात मेरी? यानी कि ये जो नीचे लिखे हुए हैं 2 और 1, इसको मैं मोल से रिलेट कर सकता हूं। एक और एग्जांपल देख लो, सुनो। मैंने लिखा C2H5OH एथेनॉल। मुझे एक बात बताओ, यहाँ कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। सही बात है। कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, ऑक्सीजन कितना है? 1। यानी कि C2H5OH का एक मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब 2 कार्बन हो, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो, तभी बनेगा। अगर मुझे ध्यान से सुनना, 1 मोल ये बनाना हो, तो मुझे ये कितने चाहिए होंगे? 2 मोल। मुझे ये कितने चाहिए होंगे? 6 मोल। और ये कितने चाहिए होंगे? 1 मोल। यानी कि मैं ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको मैं मोल्स की फॉर्म में पढ़ सकता हूं। क्लियर हो गई बात मेरी? कि इसमें 2 मोल कार्बन है, इसके 1 मोल में 2 मोल कार्बन, 5 मोल 6 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन। पढ़ सकता हूं मैं ऐसा पढ़ सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ कि मुझे यही चीज तो निकालनी है कि कार्बन के कितने एटम्स, ऑक्सीजन के कितने एटम्स, हाइड्रोजन के कितने एटम्स। तो यहां मैं मोल निकाल लूं तो काम हो सकता है। अरे मोल क्या होता है? मोल कैसे निकालते हैं आप लोग? कैसे निकालते हैं भाई? परसेंटेज का मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। परसेंटेज कंपोजिशन मास में दी हुई है। जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा कि मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब 100 में से कार्बन का कितना मास गिवन है? इसको गिवन मास मान सकते हैं ना, 37.5 है ना। इसका मोलर मास कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। सॉल्व करोगे तो 12 3 36, 3.125, 3.125 के आसपास आएगा। कितने मोल आएंगे इसके? 37.5 ग्राम में कितने आएंगे? 37.5 ग्राम में 3.125। क्लियर है? अच्छा, ऑक्सीजन की गिनते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 60, मास कितना? 16, 50, और इसका मोलर मास कितना होता है? 16। इसके कितने आएंगे? 16 3 48, सेम आएंगे 3.125। क्लियर हो गई बात मेरी? हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना गिवन है? 12.5 ग्राम है ना। 100 ग्राम में से परसेंटेज का यही तो मतलब है। डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1। तो कितना आया? 12.5। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। तो ये इन कंपाउंड के, इस कंपाउंड में इन एटम्स के मोल आ गए, जो भी कंपाउंड है ना। मतलब ये समझ में आया कि सर उस कंपाउंड में अगर 3.125 मोल होंगे कार्बन के, तो इतने ही मोल होंगे ऑक्सीजन के, और 12.5 मोल किसके होंगे? हाइड्रोजन के। कुछ बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। अब इसको चेंज करो होल नंबर रेशियो। कैसे चेंज करोगे इसको कैसे चेंज करोगे होल नंबर रेशियो में? ध्यान से सुनना, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है, मोल्स तो कैलकुलेट कर लीजिए। यहां तीनों में, या 4 हो या 5 हो आगे, उनमें जो सबसे कम नंबर है उसको डिवाइड कर दो सबसे। यहां तीनों में सबसे कम कौन है? 3.125। तो डिवाइड करो, सिंपल रेशियो में बदलने के लिए कर रहे हैं, नहीं मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, कुछ नहीं है। 3.125 से यहां भी कर दो 3.125 से, और यहां भी कर दो 3.125 से। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है। ये इक्वल आएगा किसके? 1 के। ये इक्वल आएगा किसके? 1 के। और ये इक्वल आएगा किसके? 3 4 12 4 के। क्लियर हो रही है कुछ बात? यानी कि अगर कार्बन का एक एटम 1 मोल होता है, तो ऑक्सीजन का 1 मोल होगा, हाइड्रोजन के 4 मोल होंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? CH4O। हाँ है ना। ये क्या है इस कंपाउंड का? एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप कहां पहुंच गए? एम्पेरिकल फॉर्मूला पे। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है। अच्छा, फिर से सुन लो एक बात। मैंने क्या किया, मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन था, मैंने उस परसेंटेज कंपोजिशन से मोल्स निकाल दिए, है ना। मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब परसेंटेज टोटल कंपाउंड का मास कितना मान लो है, कितना डजंट मैटर, मान लो 100 ग्राम। ठीक है। तो इसके 37.5 ग्राम होंगे,
इसकी 50 ग्राम होंगे, इसके 12.5 ग्राम होंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, इनके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो आप। अब इन मोल्स को बदल दो सिंपलेस्ट रेशियो में, बदल दिया मैंने यहाँ, है ना, और अब बना दो एम्पिरिकल फार्मूला CH4O। क्लियर होती है बात मेरी? अब लास्ट में मुझे निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैलकुलेट तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला करना है ना, तो सुनो, इस एम्पिरिकल फार्मूला का मास देखो कितना है सर, 12 प्लस 4 प्लस 16 कितना है ये 32। क्लियर हो रही है बात मेरी? ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 64 ग्राम। पहले मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कितना है सर 64 ग्राम पर मोल। अब मुझे एक बात बताओ, खुद से सोचो कि इंपेरिकल फार्मूला को किस तरह एडजस्ट करूं कि उसका वेट 64 ग्राम हो जाए। सर डबल कर दूं, हाँ यार, अरे इसको अगर मैं डबल कर दूं तो ये 64 हो जाएगा, मैच कर जाएगा ना, डेटा मैच कर जाएगा। अब ये डबल कैसे होगा, जब ये सारे पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। इसको पढ़ने के लिए हम एक नया फैक्टर पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं एन फैक्टर। हमारे पास एक बार एम्पिरिकल फार्मूला आया, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना है वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना 64, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कितना 32। बोलो क्लियर हो रही है बात मेरी? एन फैक्टर कितना आया 2, कितना आया एन फैक्टर 2, और ये एन फैक्टर जो आएगा इसको एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दो। सुनो, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होगा सर, एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन फैक्टर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? एम्पिरिकल फार्मूला कितना था CH2O, आई एम सॉरी CH4O। क्लियर होती है बात मेरी? एन फैक्टर कितना 2, तो कौन सा कंपाउंड होगा ये C2H8O2। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा इस कंपाउंड का C2H8O2। ठीक है, मतलब ये तो शायद बहुत आसान सी बात थी। फिर से सुन लो एक बार, मैंने क्या कहा, मैंने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल दिया। कैसे निकला, परसेंटेज कंपोजिशन से, प्रोसीजर गिरा आपके सामने। उसके बाद बात ये आई कि मुझे चाहिए था मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसके लिए आपको हमेशा को क्या देगा, मॉलिक्यूलर मास देगा। आई एम सॉरी, ये रहा मॉलिक्यूलर मास देगा, मोलर वेट देगा आपको। बिना मोलर वेट के मॉलिक्यूलर वेट के काम नहीं होगा आपका। मॉलिक्यूलर वेट से आप एक फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर। क्या कहेंगे एन फैक्टर को, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर वेट 64 है, एम्पिरिकल फार्मूला का वेट कैलकुलेट कर सकते हो 32। ठीक है, फैक्टर जो निकल के आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला से, तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना। एक दो क्वेश्चंस मैं इसके आपको दे देता हूं, है ना, करने के लिए, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी थोड़ी बहुत। ठीक है, ध्यान से पढ़ें, बहुत आसान कांसेप्ट है। थैंक यू।